वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा और आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करेंगे और तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण के इस समारोह में जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे साहस, हमारे आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरण के इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मैं सबसे पहले माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तक और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का स्वागत करें पुष्प और पुस्तक के द्वारा। माननीय मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा श्री अमित मोहन प्रसाद जी से अनुरोध है कि माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी का भी स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य माननीय श्री अतुल गर्ग जी का स्वागत करें और आदरणीय सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल जी का भी स्वागत करें। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की आज शुरुआत करें। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आज आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। यहाँ 15 लोगों को प्रतीक स्वरूप और जनपद ब्लॉक में आज ही के दिन 1 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। प्रज्वलन यानी अग्नि को साक्षी मानकर सबके कल्याण और मंगल के लिए प्रतिबद्धता को दोहराना कि हम जिस संकल्प के साथ ये आयोजन कर रहे हैं हम उसमें सफल हों, परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद और शक्ति हमें मिले। मैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय श्री विनोद पॉल सदस्य नीति आयोग, मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित मंचासीन समस्त अधिकारीगण और टीम 9 के आदरणीय सदस्यगण, आईआईटी कानपुर के डॉक्टर मनीन्द्र अग्रवाल, दीर्घा में उपस्थित अधिकारी साथियों, दूर दूर से आए हमारे अंत्योदय कार्ड धारक भाइयों और बहनों, जिन्हें आज
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आयुष्मान कार्ड का वितरण होना है। देवियों और सज्जनों, मीडिया के साथियों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जब दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। वे जो भी चिन्हित अस्पताल हैं इस योजना के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें अपने परिवारीजनों का इलाज बीमारी की दशा में अगर भर्ती होना पड़ता है तो 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1.18 करोड़ परिवार आच्छादित किए गए हैं। इसके अलावा एक और सर्वेक्षण प्रदेश में किया गया और ये पाया गया कि कुछ और लोग छूट गए थे, तो 8.5 लाख परिवारों को जैसे केंद्र सरकार की योजना है वैसे ही राज्य सरकार की एक योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान या योजना, और उसमें 8.5 लाख परिवारों को आच्छादित किया गया। उन्हें भी बिल्कुल वही लाभ प्राप्त होता है। साल में 5 लाख रुपए सालाना का परिवारीजनों के अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज, जिसमें वो निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं। जब लाभार्थियों की विवेचना की गई और देखा गया तो ये उसमें पाया गया कि ये आंकड़े चूंकि बहुत ही पुराने हैं, 2011 की गणना के आधार पर योजना चलाई गई थी, तो जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े परिवार हैं जिन्हें अंत्योदय का राशन कार्ड दिया जाता है, उनमें से 90% से ज़्यादा परिवार इससे, इन दोनों योजनाओं से अछूते रह गए थे। उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और उसके पश्चात बजट में व्यवस्था करके माननीय मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के समस्त 40 लाख ऐसे परिवार जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, उन सबों को राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। और आज उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज पूरे प्रदेश में ऐसा आयोजन हो रहा है। सभी विकास खंडों पर और जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और आज ही एक ही दिन में लगभग 1 लाख से अधिक कार्ड पूरे प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आज दूसरा कार्यक्रम है वो जो कोविड प्रबंधन हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल्कि जो विश्व के संगठन हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि के द्वारा भी की गई है। और उस पर IIT कानपुर के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पुस्तक प्रकाशित की गई है। इन्होंने जो भी एफर्ट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उसको संकलित किया है और उस पर जो एक पुस्तक छपी है उसका भी आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। कोरोना के प्रबंधन के संबंध में मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं कि पिछले 4 महीने से जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो प्रदेश में बहुत ही कम चल रही है और जून के महीने में ये 0.2% से कम रही। जुलाई में 0.03% रही और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो अभी तक है इसमें लगातार 0.01% के आसपास चल रही है। अब तक हम इतना कम पॉजिटिविटी होने के बाद भी लगातार हम 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट करते हैं और जो बचाव के लिए जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए साथ में हम जो वैक्सीनेशन की कार्रवाई है कोविड के, उसको भी हम बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक
11.5 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है। और टेस्ट करने में भी हम लोगों ने 8 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किया है, जो भी सर्वाधिक है। माननीय विनोद पॉल जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो हम लोग के अनुरोध पर आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ आए हैं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और विशेष करके आज अपने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम 9 है, उसके सभी प्रमुख सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने अपना समय दिया और पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार उनके विभाग ने, उनकी टीम ने कोविड प्रबंधन में अपना दिन रात योगदान दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं आज एक डॉक्टर का यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने, मैं फरवरी 2020 में स्वास्थ्य विभाग में आया था। 2 मार्च से कोरोना का काल प्रारंभ हुआ और उस समय से लगातार एक चिकित्सक हैं जो कि लगातार बहुत जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल आज इस दीर्घा में है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जैसा कि अभी श्री अमित मोहन प्रसाद जी ने भी बताया, और जो सच भी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल प्रबंधन जो उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किया, पूरे विश्व में उसकी चर्चा भी है और लोग उसका अनुकरण भी कर रहे हैं। और उसी पर IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर मणीन्द्र अग्रवाल जी को, जिन्होंने 300 BC पुरानी गणित की समस्या का समाधान किया, जो आज पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणितज्ञ हैं। मैं डॉक्टर मणीन्द्र अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस पुस्तक के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर विनोद पॉल, समस्त विशिष्ट अतिथिगण जो डायस पे बैठे हैं, समस्त अतिथिगण जो सामने हैं, मैं IIT कानपुर की ओर से आज एक स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। अभी जैसे अमित मोहन जी ने भी कहा कि बहुत चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश के द्वारा कोविड किस प्रकार से हैंडल किया गया, जिसको कई लोग यूपी मॉडल भी कहते हैं, और हम भी उसको यूपी मॉडल का ही नाम से बोल रहे हैं। तो इसके बारे में IIT कानपुर ने एक डिटेल में इन डेप्थ जाके स्टडी करी, जो सारे पूर्ण रूप से डेटा पे आधारित है, और उसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा। इसके विस्तृत रूप से निष्कर्ष और क्या कारण रहे वो पुस्तक में भी है। तो यूपी मॉडल के 4 मुख्य स्तंभ हमारे अनुसार हैं। प्रथम कि जो महामारी के सबसे बड़ी मार जिनको पड़ती है वो हमारे समाज का कमज़ोर तबका है, तो उनकी लाइवलीहुड न जाए। दूसरा, इकोनॉमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश ने कि इस बार दूसरी वेव में इकोनॉमी को रोका नहीं जाएगा। पहली वेव में तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग गया था, इस बार उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया, इकोनॉमी चलती रही। लेकिन जब आप इकोनॉमी चलने देते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि जो महामारी है बड़ी तेजी से फैले, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद नहीं हैं, लोग काम पे जा रहे हैं। तो उसको किस प्रकार से रोका जाए कि बड़ी तेजी से न बढ़ पाए ये पैंडेमिक। तो उसके लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाने की आवश्यकता थी, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल तरीके से बढ़ने देने की आवश्यकता थी। तो ये 4 स्तंभ का हमने को स्टडी किया डेटा के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमारे स्टडी करने का एक आधार सूत्र मॉडल भी रहा, जो इस कोविड महामारी में
प्रेडिक्शंस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो लाइवलीहुड की बात आती है, तो माइग्रेंट वर्कर्स भी इसका एक भाग रहे, जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे वो वापस आए, तो उनकी अगेन विस्तृत रूप से आप पुस्तक में पाएंगे। कुछ मुख्य इसके कंपोनेंट ये हैं कि जो वापस आ रहे थे तो उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए जिससे कि वो एक जगह पे आएँ, क्वारंटाइन में रहें, उनको आने जाने का प्रबंध किया गया, उनकी खाने पीने का प्रबंध किया गया, जिससे कि न सिर्फ वो कंफर्टेबल रहें बल्कि उनकी वजह से स्प्रेड ना हो पैंडेमिक। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्योंकि इस महामारी की वजह से कई बार होता है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों का चला जाता है, तो उसको किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और उनका स्तर और असर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। ये चार्ट है जो दिखाता है उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मार्च 2020 से जून 2021 तक, और इसमें बिहार, दिल्ली प्रांत भी हैं और भारत का एवरेज भी है। तो आप देखेंगे कि मार्च 2020 में भारत का एवरेज 10% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और उत्तर प्रदेश का 11%। तब महामारी शुरू हुई भारत में। जून 2021 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 11% और उत्तर प्रदेश का 4% है। तो ये एक बड़ी आश्चर्य की बात जो हमको निकल के आई, जो हमने डेटा देखा और उसके कारण में हम गए और फिर वो पुस्तक में विस्तार से दिया है कि आखिर क्या स्टेप्स ऐसे लिए गए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम हो गया। लोगों की स्किल मैपिंग की गई, लोगों को ठीक से जो ठीक एम्प्लॉयमेंट था उसके अनुसार दिया गया, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज प्रारंभ की गई, तो उसका असर ये है। अगली स्लाइड। हेल्थ केयर मैन पावर में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बड़े स्तर पे इन्वॉल्व किया गया, गांव-गांव में जाके जिन्होंने काम किया। हॉस्पिटल में कोविड बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन के बारे में अभी कहूँगा, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, इन सब का प्रबंध बहुत बढ़ाया गया और साथ ही साथ जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको विशेष रूप से इंसेंटिव्स दिए गए कि उनका मोटिवेशन कम ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी जब अप्रैल 15 के आसपास अचानक से लगभग 3 गुना हो गई रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन की डिमांड जो थी 3 गुना हो गई। तो नेचुरली सप्लाई जो थी उसको फौरन तो नहीं पूरी कर सकती थी, लेकिन युद्ध स्तर पे उस समय उत्तर प्रदेश में काम हुआ और बड़े सारे इनोवेशंस किए गए, जैसे कि खाली जो ऑक्सीजन टैंकर्स थे, ऑक्सीजन की अवेलेबल थी लेकिन ईस्ट इंडिया में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो ऑक्सीजन खाली टैंकर्स को एयरप्लेन के द्वारा फ्लाई किया गया जिससे कि वो जल्दी से पहुंच सकें अपने स्थल पर, वहाँ पे उनको भरा गया और फिर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन्स के द्वारा उनको वापस लाया गया जिससे कि वो जल्दी पहुंच सके प्रदेश में, और इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन का पूरे प्रदेश के स्तर पे ऑडिट किया गया हॉस्पिटल्स का कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो खर्च हो रही है वो ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं, और उससे भी काफ़ी सेविंग्स हुई। और उसका नतीजा ये था, प्लीज़ ये स्लाइड बैक, उसका नतीजा ये था कि 15 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड से ज़्यादा हो गई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था जो कि प्रदेश ने अच्छे से अचीव किया। नेक्स्ट। एक और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी जब आपकी खुली रहती है तो पैंडेमिक का बहुत तेज़ी से फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो उसके लिए आपकी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है और कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, लोगों को डिटेक्शन स्ट्रेटजी है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसकी एनालिसिस जो हमने की तो उसका एक आपके सामने कुछ प्लॉट्स हैं। इसमें हमने नापा है, जो अभी अमित मोहन जी ने बात करी, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश में बहुत कम रहा है। तो एक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से ही संबंधित एक होता है नॉर्मलाइज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, जिसको की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है।
तो ये दर्शाता है जब इसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तब आपकी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो केवल सिम्टोमेटिक है, क्योंकि जिनमें सेलेक्टेड है कि कुछ लोग जिनमें ज़्यादा बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं उन्हीं को टेस्ट करें। जब आधे या आधे से कम होती है तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत विशाल संख्या में व्याप्त रूप से टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं चेजिंग द पैंडेमिक स्ट्रैटेजी, या पैंडेमिक को पकड़ने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप टॉप लेफ्ट में देखें, केरल प्रांत का दिया हुआ है। जब पिछले वर्ष काफ़ी उसकी तारीफ हुई थी और उस समय आप देखें उनके जो प्लॉट्स में वो उस समय चेजिंग द पैंडेमिक स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहे थे। उनका जो नॉर्मलाइज टेस्ट पॉजिटिव रेट था वो काफ़ी कम था। लेकिन इस साल के आते आते जब दूसरी वेव आई तो उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई और वो केवल सिम्टोमेटिक टेस्टिंग या टारगेटेड टेस्टिंग कर रहे थे। और इसी कारण से आप पाएंगे कि केरल में इस समय वो कंट्रोल से थोड़ा बाहर ही है पैंडेमिक। महाराष्ट्र में लगातार पिछले साल से वो कंट्रोल टेस्टिंग ही कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आप नीचे दाहिने हाथ पे वाला जो प्लॉट है उसमें पिछले साल के शुरू से लगातार पैंडेमिक को चेज किया जा रहा है। हमेशा जो नॉर्मलाइज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो आधे से भी कम दिख रहा है। तो ये एक दर्शाता है एक बहुत ही बड़ी सफलता को कि इतने समय तक लगातार इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को लेके चलना वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। आखिरी में कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कि आपको इसके साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने होंगे। नाइट कर्फ्यू लगाया गया, ज़्यादा भीड़ भाड़ से लोगों को रोका गया कि ज़्यादा एकत्रित ना हो। उसकी वजह से भी जो स्प्रेड है वो रुकता है। तो उसका असर क्या हुआ? ये जो लेफ्ट में आपका जो एक प्लॉट दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, उसमें ब्लू कर्व जो है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से इन्फेक्शन बढ़े और घटे अप्रैल मई के महीने में। और जो डैश्ड रेड लाइन है वो ये दिखाता है कि यदि ये प्रयास नहीं किए गए होते तब क्या होता। और उससे दिखता है कि 70,000 से भी अधिक नए केसेस प्रतिदिन आ सकते थे, जो जैसा वास्तव में हुआ उसके दुगना है, उसके आसपास। तो जो भी लिमिटेड कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए, लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन उस जो लिमिटेड कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, उसके द्वारा जो कोविड के स्तर को काफ़ी नीचे तक लाया गया। और फाइनली जो राइट में है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। इसमें 18 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जिस समय रिस्ट्रिक्शन लगाए गए वो क्या सही समय था, क्या पहले लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता या बाद में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जितने स्टेट्स ग्रीन सर्कल के अंदर हैं वहाँ पे यदि थोड़ा जल्दी लगा दिए गए रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन जो भी उन्होंने लगाया, बाद में लगाते तो ज़्यादा फायदा होता। जितने रेड सर्कल के अंदर हैं, अधिकतर स्टेट उसी में हैं, वहाँ पे यदि पहले लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो उससे उनको संख्या में बचाव ज़्यादा होता। और केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जो लगभग सही समय पे उन्होंने लगाया, और उन 5 में भी उत्तर प्रदेश सबसे सही समय पे उन्होंने जितने रिस्ट्रिक्शन मेजर थे वो लगाए। नेक्स्ट स्लाइड। और ये लगातार तीसरी वेव के भी हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए भी तैयारियां प्रदेश में लगातार चल रही हैं, चाहे पेडियाट्रिक फैसिलिटी हो, वैक्सीनेशन ड्राइव हो, इन सब के बारे में अभी अमित मोहन जी ने भी बताया। ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत बड़ी संख्या में लगा दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से यदि संभावना हालांकि कम है तीसरी वेव आने की, लेकिन यदि आ भी जाती है तो ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं लग रही, क्योंकि अब प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। और अंत में मैं बस एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो डेटा हमको देखा और उससे जो निष्कर्ष निकले, उससे ये बड़ा स्पष्ट रूप से आया कि पिछले 1.5 वर्षों में बहुत ही मेहनत इस प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने की है
कोविड को प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार करके और उसको किस प्रकार से कंट्रोल में किया गया, क्योंकि हमारा प्रदेश उतना सामर्थ्य नहीं रखता है जितने कि शायद कुछ अन्य प्रदेश रखते हैं। हमारी जनसंख्या भी सबसे अधिक है, उसके बाद भी प्रदेश में कोविड का प्रकोप कई अन्य प्रदेशों की कंपैरिजन में कम रहा और उसके लिए जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री डॉक्टर मणींद्र अग्रवाल जी। आपने कोरोना प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी मॉडल जो बनाया गया उसके बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी। मंच पर आसीन हैं आदरणीय सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त एवं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब, ACS अमित मोहन प्रसाद जी, मणींद्र अग्रवाल जी, सीनियर ऑफिशियल, इनवाइटीज और सबसे महत्वपूर्ण जो आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जुड़ने वाले लाभार्थी हैं, मैं उनको नमस्कार नमन अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपने इस इवेंट पे बुलाया, ये मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है, बड़प्पन की आपकी बात है ये, जिसको मैं यहाँ आके बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ। जब हम आप अचीवमेंट्स देखते हैं कोविड के परिप्रेक्ष्य में, मणींद्र अग्रवाल जी ने समझाया हमें कि किस तरह से एनालिसिस के बेस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के ऊपर, डेटा के ऊपर अगर हम अपने आप को देखते हैं हमने क्या काम किया, तो ये क्लियर दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसरण करते हुए गाइडेंस में, लीडरशिप में एक बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल पेश किया है दुनिया के लिए, देश के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस मुहिम में जुड़ा रहा हूँ इस पीरियड में, और मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से और पूरी सिंसेरिटी से कह सकता हूँ कि जो काम हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है और उस काम को अब हम वैक्सीनेशन के काम की तरह आगे भी बढ़ा रहे हैं, पेंडेमिक से भी जूझ रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन का भी काम लेके जा रहे हैं। जितने ज़ोरों से हुआ और जिस तरह से हुआ वो बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है। सबसे बड़ी खुशी सर ये होती है कि जो हमें साइंटिफिक तथ्य मिले, जो गाइडेंस मिली, आपकी टीम ने उसको अनुसरण किया, उसका आगे लेके गए। जैसे कि अभी एग्जांपल आपने टेस्टिंग का एग्जांपल दिया, बिल्कुल रैशनल अप्रोच लेके आगे गए। आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो टाइम पे लगाई, आपने स्केल अप किया टेस्टिंग का, सिस्टमैटिक करा, पीडियाट्रिक आईसीयूज बनाए, तरीके से बनाए, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, महामारी को रोकने के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेस्ट है, ट्रैक है, उसके बाद ट्रीटमेंट है, टीका है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि हम उससे बचें, वो सब आपने करके दिखाया। मैं आपको बधाई देता हूं, प्रदेश को बधाई देता हूं और आपकी टीम को बधाई देता हूं अपनी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से। सर, मुझे मौका मिला, आपके मंद्रवाल जी ने जो बताए हैं वो एक एस्पेक्ट है, मुझे डिटेल में जानने का मौका मिला जो आपने होम केयर का मॉडल इस्टेब्लिश किया। उसकी एक प्रेजेंटेशन हुई थी अमित जी की तरफ से, और उसमें अगर हम उसको थोड़ा अनपैक करते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि आपने रैपिड रिस्पांस टीम्स बनवाई, 7,000 रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई इस प्रदेश के लिए, और वो मैं मानता हूँ कि कटिंग एज था हमारा कंट्रोल करने के लिए। निगरानी समिति बनवाई, सर्वेलेंस टीम्स बनाई, ये घर घर में पहुंचे, गांव गांव में, गली गली में पहुंचे, और फिर आपके एक मॉडल के अंदर एक सुंदर मॉडल सर जो था और है कहूँगा
इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसकी मिसाल हम बाकियों से कंपेयर करते हैं तो बहुत ऊपर है। आपने बहुत जल्दी इसको इस्टेब्लिश किया, स्टेट लेवल पे भी और ज़िले के लेवल पे भी, बहुत बड़ी बात है। और हमने इस बात का प्रचार आगे भी बढ़ाया कि ये ऐसा कमांड सेंटर हमें आज भी चाहिए। ये वायरस अभी गया नहीं है, वापस आया, हमने देखा कैसे अचानक से वापस आया, हमें तत्पर रहना है। तो ये जो सिस्टम सर आपने क्रिएट किया है, अभी हमने इसको बिल्कुल एक्टिव रखना है और इसके ऊपर पूरी नज़र रखनी है। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम कोविड की महामारी को कंट्रोल में लेके आ गए हैं लगभग, और आगे भी आते रहेंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी मिसाल जो आपने दिखाई सर, बहुत ही काबिल तारीफ है। 11.5 करोड़, 11.5 करोड़ टीके लग गए हैं, और 20 लाख के ऊपर टीका लगाना तो ऑलमोस्ट आदत की तरह से बन जाता है। आप करके दिखा देते हैं आपकी टीम से। और मुझे बताया गया है चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि 30 लाख तक टीका लगाने की क्षमता रखता है ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। रिमार्केबल अचीवमेंट, रिमार्केबल पोटेंशियल। और हवा में पहुंचना है। जो रह गए हैं, मैं विनती करना चाहूँगा इस मौके पे, बाहर भी, इसके बाहर भी लोग सुन रहे होंगे, जिसको पहली डोज नहीं लगी वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी पहली डोज लगाए। पहली डोज लगने से आप में सीरियस कोविड होना लगभग खत्म हो जाता है, मॉर्टैलिटी, डेथ, मौत होना लगभग खत्म हो जाता है, और शील्ड बन जाता है आपके थ्रू। अब वो इन्फेक्शन आसानी से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी। हाँ, मास्क लगाएंगे, उसके बावजूद भी हम सब ने लगाया हुआ टीका भी और मास्क भी, लेकिन हम बचा पाते हैं अपने आप को और सबको। इसलिए जिसको पहली डोज नहीं लगी उसको पहली लगे, जिसको पहली लगी उसको दूसरी लगे, ये काम पूरा करना है, कोई छूट नहीं सकता। हमने पूरी जिंदगी नए तरीके से जो बन गई है व्यवस्था, उसमें अब हमें नॉर्मल होके आगे बढ़ना है। उसके लिए टीका लगाना और अपने आप को ये बचाना, उसके बावजूद भी बचाना, हमें लेके जाएगा उस रास्ते पे, ताकि हम जिंदगी भी चले, लाइवलीहुड भी चले, और देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। सर, आपके नेतृत्व में मैं एक और बहुत अचीवमेंट जो हुई है उसका जिक्र करना चाहूँगा। आपने मेडिकल कॉलेजेस की जो बढ़ोतरी करी है सर, वो बिल्कुल रिमार्केबल है। मैं मेडिकल एजुकेशन से भी संबंध रखता हूँ। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। आपने अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अभी 17 मेडिकल कॉलेजेस थे, उसमें आपने और मेडिकल कॉलेज जोड़ दिए हैं, 7 का काम पूरा कर दिया है, 9 और लगभग इस बारी असाइन हो जाएंगे, और उसके आगे चलकर आप 14 मेडिकल कॉलेजेस और बना रहे हैं। और हम 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज से 47 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के 17, अब गवर्नमेंट के 47 मेडिकल कॉलेज होने का आपने जो लक्ष्य रखा है वो दिखाई दे रहा है सर, वो आपका विजन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल में और भी आप मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। तो इस उपलब्धि को मैं इस मंच से चिन्हित करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और बहुत प्राउड फील करता हूं कि हमारे बड़े प्रदेश में शिक्षा चिकित्सा की सबसे बड़ी प्रेजेंस होगी गवर्नमेंट सेक्टर की, और ये आगे बहुत बहुत हमें काम आएगा। आज जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, पहला वाला जो मेन हमारा मुद्दा है, एक तो कोविड को हम के बारे में जो हमने किया है, उसकी जो बातचीत हुई है उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, हिस्ट्री की तरह रखेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। लेकिन जो आपने आज बड़ा काम करने की मुहिम छेड़ी है, बहुत ही रिमार्केबल बात है। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है कि आज हमारे साथ 40 लाख परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के द्वारा जुड़ जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 70% उत्तर प्रदेश के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख के कवरेज की सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन की मिल जाएगी। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी को 5 लाख तक का खर्चा हर साल परिवार में करने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। और वो उसमें वो परिवार जुड़े हैं जिनको कि हम अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए परिवारों को गिनते हैं, जो एक तरह से रह गए थे, जो पुराने सिस्टम से हम चले थे। आपने ये कोर्स करेक्शन करी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये बाकी प्रदेशों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभी तक ओवरऑल देश में 2 करोड़ 20 लाख एडमिशन्स जो दाखिले हुए उसका खर्चा वहन किया गया। सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ने और प्रदेश की सरकारों ने शेयर करके, और इसके थ्रू 26 लाख 4,000 करोड़ रुपयों का जो बचत हुई है, जो कि खर्चे लोगों की पॉकेट से जाने थे, वो सरकार ने वहन करे हैं। हर मिनट 27 एडमिशन इस कार्यक्रम में हो रही हैं। और अब ये जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान इसके साथ जुड़ेगा इतने बड़े प्रदेश में, तो इस सारे ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक माहौल बनाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि हमें क्वालिटी केयर मिले और हम उसमें बर्बाद ना हो जाएं खर्चे की वजह से। इसमें जो अब 40 लाख परिवारों को जुड़ने से जो आगे उसमें बढ़ोतरी होगी, जो सिक्योरिटी होगी, जो कल्याण होगा, वो आज हम उसका आगाज़ हो रहा है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। सर, इनमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला है कि सर, आपने स्वास्थ्य को बिल्कुल एक प्रायोरिटी की तरह प्रस्तुत किया है, काम किया है, सिद्ध किया है, सिद्धि दी है। इसको आगे बढ़ाने के लिए इस मंच से कहना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं नीति आयोग से कि कितना खर्चा हमें स्वास्थ्य पे करना चाहिए, तो समझ आती है कि अगर हमने आगे बढ़ते रहना है, तरक्की करते रहना है, तो हर स्टेट के बजट का 8% स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए। मैं विनती करना चाहूँगा कि आपकी सारी टीम इसको सोचे। जहाँ पे आज हैं लगभग 5% के आसपास हैं, उसको धीरे धीरे हम आगे लेके जाएं। एक मेरी ये विनती होगी। ये सब जो काम कर रहे हैं उससे बढ़ ही रहा है बजट, लेकिन अगर हम लेके आगे चलें कि वहाँ तक पहुँचना है सर, वो डायरेक्शन अगर देंगे तो बहुत मदद होगी हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाने के लिए इस सबसे बड़े प्रदेश और सबसे उत्तम प्रदेश जो हमारे देश का है। लास्ट में सर, आपकी प्रेजेंस में मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि अगले 100 दिन बहुत क्रूशल हैं। ये वो महीने आ रहे हैं जिसमें कि हो सकता है कि फिर भी वायरस प्रकोप करे। हम ये नहीं पक्की तरह से कह सकते कि वायरस हट गया है। उत्सवों का भी मौसम आ रहा है, माहौल आ रहा है। आज भी उत्सव का दिन है, उसमें हम इकट्ठे होते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस को अच्छा लगता है, वायरस एक से दूसरे को फैलता है। इन 100 दिनों में हमने संयम रखना है, हमने मास्क पहनना है, हमने भीड़ नहीं करनी है, हमें फालतू में बाहर नहीं जाना है, उत्सव मनाना है, परिवार में मनाना है। हम संयम रखेंगे तो सिद्धि होगी। इन 100 दिनों में साथ साथ टीकाकरण का कार्यक्रम इतना तेज हो रहा है और बढ़ रहा है इस प्रदेश में, विदेश में भी, कि वायरस के लिए उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमें तंग करना। तो आपके प्रेजेंस में सर ये विनती मैं करना चाहता हूँ सबसे कि हम इन 100 दिनों में संयम करें, संयम से सिद्धि की तरफ बढ़े, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे लेके जाएं। और आपने जो आके आज मुझे मौका दिया है इस मंच से संबोधन करने का, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों के स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी। उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे सहयोगी राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, मुख्य सचिव जी, सभी सम्मानित टीम 9 के अधिकारीगण, और अभी जो आपको विस्तार से जिन्होंने कोविड के प्रबंधन पर एक किताब लिखा जिसका विमोचन होगा, आईटी टीम के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल जी, और जो पूरे देश को
कोविड के समय में अपने सलाह के माध्यम से, अपने लगातार वीसी के माध्यम से कोविड का प्रबंधन और सारी कुछ देखना, और जिन्होंने अभी अपना विस्तार से अपने बातें रखी, डॉक्टर विनोद पॉल जी और उपस्थित सभी गणमान्य लोग और लाभार्थी जो आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री ने रखा था 23 सितंबर 2019 को, और अभी जल्दी इसका एक 3 साल का कार्यक्रम में भी हम लोग ने इस विभागीय स्तर पर भी रखा था और इसकी एक समीक्षा भी हुई थी। इसी के साथ जब इस बात को आए, कई बातें यहाँ पर आ भी चुकी हैं कि जो 2011 का आर्थिक और सामाजिक गणना हुई थी, उसमें जो परिवारें निकल के आई थी जिनको हमने चिन्हित किया था, वो 1.18 करोड़ की परिवार थी। कमियां होने के नाते उसको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी उसमें 8.43 लाख को भी इसमें जोड़ा गया, ताकि उनको उसी तरह का समकक्ष चिकित्सा उपचार मिले जो 5 लाख की बीमा के आधार पर होता है। और अब इधर जो अभी जल्दी हम लोग का जो फैसला हुआ था, जिसमें अंत्योदय कार्ड होल्डर जो माने जाते हैं गरीबों से नीचे भी, गरीब से सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले, उनको भी हमने 40 लाख परिवारों को हमने उसमें 40 लाख कार्ड होल्डर को हमने उसमें जोड़ा है। और 11.65 लाख ऐसे लोग हैं जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के अब लगभग हमारे पास 8.22 करोड़ लाभार्थी को 5 लाख के आबादी 5 लाख तक बीमा का उपचार उनको मिलने का एक योजना बन चुका है। अभी तक जो प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि लगभग 37% आबादी को हमने इस बीमा योजना के अंतर्गत उनको कवर कर दिया है। और इसका अगर हम थोड़ा और विश्लेषण करें तो कुछ बीमारियों के बारे में हम जरूर बताएंगे, जैसे कैंसर का जो उपचार हुआ था लगभग 5.5 करोड़, हृदय रोग से इलाज करने वालों का 3.5 करोड़ और न्यूरो सर्जरी से उपचार के तो 1 करोड़ का भुगतान चिकित्सालयों को इन सभी अलग अलग तरह की बीमारियां जो मुख्य बीमारी है इनमें किया गया। और कोविड का जो प्रबंधन हुआ था, अभी कोविड के समय में जो वैश्विक महामारी के समय में निजी अस्पतालों को जो हम लोग ने पेमेंट किया था जिससे एक बड़ी राहत हुई थी, उसमें 66 करोड़ रुपया का भुगतान निजी अस्पतालों को हम लोग ने इसी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने किया था। तो ये सब मिला के जब हम ये देखते हैं, ये कार्यक्रम इतना विस्तार करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 37% की आबादी को अब हम कवर करेंगे। आगे इनको भी सूचीबद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से नीचे जन सेवा केंद्र पर भी और ब्लॉकों के माध्यम से गांव में भी इसको किया जा रहा है। और जहां तक हो सकता है कि हमारे जो आरोग्य मेला जो हर रविवार को लगता है, आप लोग में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने गांव में जाते होंगे, रविवार के दिन हमारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो प्रति रविवार रहता है, उसमें भी हम अपने अगल बगल के गांव के लोग को प्रेरित करके जिनका उस सूची में नाम है उनका भी पंजीकृत कराने का हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। लगभग हमारा 18,000 लाभार्थी को हम हर रविवार में पंजीकृत करते हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत। तो एक तो ये था। दूसरा, मैं एक बात खाली ये कहना चाह रहा था कि कोविड के महामारी के समय में जिस तरह से डॉक्टर विनोद पॉल ने और जिस तरह से प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने इसको विस्तार से बताया आपको, एक कठिन दौर के समय में हम सभी लोग ने और माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से और उनके कुशल नेतृत्व से टीम 11 और टीम 9 की बैठकों के बाद ये पूरा प्रबंधन उसमें कराया गया कि जिस तरह से जब महामारी आई तो आम आदमी का आजीविका और उससे जुड़ा हुआ कैसे उनकी आजीविका को पूरा करें, उद्योग कैसे संचालित करें, स्वास्थ्य सेवा कैसे हम ठीक कर सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ प्रबंधन हम अपना किस तरह से बराबर रखें। ये चारों चीज़ों पर अभी प्रकाश प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने भी बताया था। और ये चीज़ जो थे इसी पर जब विचार किया तो टीम 9 और टीम 11 की बैठकों में और उनके अंतर विभागीय समन्वय के नाते आज इसको हम सफलतापूर्वक इसको हम लोगों ने पूर्ण किया। और आज जैसे आपको बताया भी गया है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना अभी हम लोग के बीच में है, परंतु अपने प्रबंधन के और कुशल नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के माध्यम से प्रबंधन के माध्यम से हमने कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रण जहाँ तक हो सकता किया है। अधिक टेस्टिंग आज भी हम करते हैं, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक टेस्टिंग आज भी करते हैं। और अभी मैं डॉक्टर विनोद पॉल को जरूर बताऊंगा कि 30 लाख नहीं, वैक्सीनेशन में हम लोग ने 38 लाख एक दिन में हमने किया है।
तो 38 लाख करने वाला प्रदेश, जितना भी हमको आज मिल रहा है वैक्सीन, हम और आगे बढ़ा रहे हैं और देश का लगभग अब 100 करोड़ होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी वैक्सीनेशन, जितना जल्दी हम पूरे देश में कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, उतना हमारा बचाव है। तब तक के लिए जैसे आपको सलाह दिया गया है, ज़रूर अपना मास्क पहन के रखिए, दूरी बना के रखिए और त्यौहार में जरा अपना सतर्क रखिए। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कोरोना काल ने हमें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने और उन कार्यों को गति प्रदान करने की भी प्रेरणा दी। मंच पर आसीन है माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री जयप्रताप सिंह जी, सम्माननीय श्री अतुल गर्ग जी, आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से नीति आयोग के जो हमारे सदस्य हैं डॉक्टर विनोद पाल जी, वो भी विशेष रूप से उपस्थित हैं, और श्री डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, जिनको भी आपने सुना, हमारे टीम 9 के सभी अधिकारीगण, मुख्य सचिव से लेकर और हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव, मेडिकल एजुकेशन के सचिव तथा सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, महत्वाकांक्षाएं और संवेदनशीलता सामान्य मनों में नहीं पला करती। संवेदनशीलता जो दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने लिए सब जीते हैं। लौकिक और अलौकिक जगत में याद वो लोग किए जाते हैं कि जो किसी न किसी रूप में दूसरे की जिंदगी को आसान बनाते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर गुजारने की तमन्ना रखते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान योजना जैसी योजना हिंदुस्तान में चलाई, जिसका लाभ करोड़ों लोगों को हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख लोग उससे 1 करोड़ 18 लाख परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं हर वर्ष। ये 1 वर्ष का है। आज जिस प्रकार से डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने एक यूपी मॉडल के ऊपर अपना वक्तव्य दिया, हमने आपने सबने सुना, उसकी दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के आधार के ऊपर हम अपना किसी न किसी रूप में जिस क्षेत्र में भी हैं, हम उसमें अपनी कार्य योजना तय कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विनोद पाल जी ने भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें सराहना की, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमसे जो बेहतर राज्य थे चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे कर्नाटक हो, वहाँ पर भी जहाँ पॉजिटिविटी रेट की बात करें, चाहे एक्टिव केसेस की बात करें और चाहे फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो वहाँ पर भी उससे भी उत्तर प्रदेश में हम इसको सीमित करने में बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है कि जिन्होंने एक कंपैक्ट प्लानिंग करके और एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग के आधार पर परिणाम दिया। जिस प्रकार से उन्होंने जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जो पूर्वांचल की एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी और हजारों लोग उसके शिकार होते थे,
उसकी भी लड़ाई उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक लड़ी। और जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला उस दिन से बिना रुके बिना थके उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में यह कोशिश की कि हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, और उसी का भी यह परिणाम हुआ कि 10 साल तक जो ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश नीचे की ओर जा रहा था उसमें हम ऊपर की ओर हर तरफ चल रहे हैं। और इससे दो आंकड़े जो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, एक तो पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा है, उसमें इजाफा हुआ, और साथ ही साथ जो बेरोजगारी की दर, अभी हमारे अग्रवाल साहब ने विशेष रूप से कोट किया कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या थी और आज हमारी बेरोजगारी की दर क्या है, इसमें कितना बड़ा फर्क आया है इसका हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक मानक है, एक पैमाना है जिसके आधार के ऊपर हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं गुड गवर्नेंस का। आप याद करिए कि पिछली सरकार में मात्र 30,000 रुपए का बीमा कवर देते थे कि केवल 30,000 रुपए तक की सुविधा थी किसी भी कमजोर आदमी को इलाज कराने के लिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी, बीमा कवर 5 लाख रुपए तक का दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था और उसी का ये परिणाम हुआ कि हमारे उससे काफी लोग लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री जी ने भी उसी का विशेष रूप से अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अनुकरण करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान को चलाया, और उसमें चाहे वो 8.43 लाख परिवार जो लोग वंचित रह गए थे उनको उससे लाभान्वित किया, और ख़ास तौर से जो श्रमिकों के परिवार 11.65 लाख उनको भी उससे लाभान्वित किया जा रहा है। आज हम विशेष रूप से उनको बधाई देते हैं क्योंकि हमारी पार्टी का एजेंडा भी यही था कि हम समाज में जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है, ये हमारा एजेंडा रहा। और उसी का एक अनुपालन करते हुए 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को ये सुविधा दी जा रही है, जिसमें लगभग 1,30,00,000 ऐसे लोग होंगे जिनको ये कार्ड वितरित किया जाएगा। आज भी आपके सामने वितरित किया जाएगा ये, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, सोचने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। हम प्लानिंग बहुत सी बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग बना के उसको कार्यान्वित करना और कार्यान्वित करके उसके परिणाम तक पहुंचाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे सामने जो दूसरे प्रदेश हैं उसका उदाहरण है कि जहां मेडिकल फैसिलिटीज हमसे ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी, वहां भी आज पॉजिटिव रेट की क्या स्थिति है, वहां सक्रिय केसेस की स्थिति क्या है, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो। ये वो स्टेट्स हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर हमारे लोग यहाँ से इलाज कराने इन प्रदेशों में जाते थे और जो सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से जो ध्यान देकर और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत जो कार्य किया है कि आते ही 7 मेडिकल कॉलेज को संचालित करवाया, 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रतीक्षित है, और इसके अतिरिक्त 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हो रहा है, जो एक समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण होकर, और मैं समझता हूं कि लोगों के लिए समर्पित होंगे। और इसके अलावा जहां पर 16 ऐसे जनपद जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उनको भी पीपीपी मॉडल पर उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता साफ किया। यानी हर प्रकार से इस बात की चिंता की गई कि उत्तर प्रदेश जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक पीछे कहा जाता था, उसको अग्रणी प्रदेश के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। और जहां तक अभी डॉक्टर विनोद पाल जी के आपने शब्द सुने होंगे कि हर बात के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये रिमार्केबल है, यानी अपने आप में ये कोट करने वाली बात है। WHO ने, नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने भी जिन शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की और उनका एक उदाहरण प्रस्तुत किया अपने सामने, वो हमारे सब के लिए गौरव की बात है। हम सब पर हम रियली इस बात पर गर्व करते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा नेतृत्व हमको मिला है, और लगातार उन्होंने इस बात की बिना ये कोशिश किए हुए, बिना ये इस बात की चिंता किए हुए कि आगे क्या होगा, हर चीज़ में एक जो सुधार का कदम उठाया उसका परिणाम देखने को मिलता है। और इस बात से एक मन में संतुष्टि भी मिलती है कि जो क्षेत्र सबसे पीछे था, आज उत्तर प्रदेश
हर क्षेत्र में, चाहे निवेश के मामले में हो चाहे दूसरे मामले में हो, हर क्षेत्र का अग्रणी प्रदेश के रूप में इसका नाम दिया जाता है। इसके लिए हम विशेष रूप से उनको बधाई देते हैं और टीम 9 के सभी लोगों को, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों को बधाई देते हैं कि उनके बहुत बड़े सहयोग से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से ईश्वर उनको जन सेवी भावना से काम करने की प्रेरणा देता रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आप सबको बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया, उस पर आईआईटी कानपुर ने एक रिपोर्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित की है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इस रिपोर्ट का जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है आईआईटी कानपुर की तरफ से, उसका विमोचन करने की कृपा करें। मंचासीन समस्त अतिथियों के सम्मुख भी पुस्तकें रखी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि विमोचन की इस प्रक्रिया में शामिल हों और इस पुस्तक को सभी अतिथियों को दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना के समाप्ति के लिए किए गए प्रबंधन पर आधारित आईआईटी कानपुर की ये रिपोर्ट जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है, तालियां बजा के उन लोगों का अभिनंदन करिए जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो इन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड अपने हाथों से देंगे। मैं इन सभी के नाम ले रही हूँ और अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं। सबसे पहले अविरल सिंह। हम आपको बता दें कि आज ही के दिन सभी जनपद और ब्लॉक में 1 लाख लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। मिलाप, रेशमा, सभी लोग ताली बजाएं तो कुछ और आनंद आएगा। कशिश सिंह, अर्चना, आज के इस आयोजन से 40 लाख परिवार जुड़ेंगे और 1 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। लाल बहादुर, चंद्रावती, फतेह बहादुर सिंह,
प्रीति, जुबैर, परशुराम रावत, मोहसिना, रफीक, कमरुद्दीन, और गुलपासा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस समय प्रतीक के रूप में 15 लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए गए और आज ही के दिन इसी समय सभी जनपद और ब्लॉक में आज 1 लाख लोगों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। अंत्योदय की मूल प्रेरणा सुरक्षा की प्रतिबद्धता और विकास के संकल्प के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। कोरोना प्रबंधन और उत्तर प्रदेश मॉडल पर आईआईटी कानपुर के तत्वाधान में आयोजित शोध प्रबंधन के आज के इस विमोचन कार्यक्रम और प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल जी, निदेशक आईआईटी कानपुर श्री अभय निंकर जी, और जिन्होंने शोध प्रबंध को यूपी मॉडल के रूप में यहाँ पर आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समेत यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे साथ टीम 9 की वह सभी सदस्यगण
जो कोरोना कालखंड में, इनमें से ज़्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो मेरे साथ पहले दिन से यानी 25 मार्च 2020 से कोरोना प्रबंधन के इस कार्य के साथ जुड़े हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज हैं जो इस समय राजस्व का काम भी देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, IIDC हैं, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं और वे सभी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं। तो पहले दिन से इस पूरे कार्यक्रम के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 2 कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। एक और हम प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की योजना से आच्छादित होने से रह गए थे, उन्हें आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादन का एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत प्रारंभ किया था और आयुष्मान भारत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस योजना से प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों के अनुसार इसमें ICCC के सर्वे के अनुसार जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो छूट गए थे, वे भी अपने आप को भी उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में जब सर्वे किया, इस प्रकार के लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे 8,43,000 परिवारों को, यानी 8,43,000 का मतलब उस समय भी अगर इस संख्या हम देखेंगे तो लगभग यह संख्या काफी हद तक, मुझे लगता है लगभग 45 लाख के आसपास की संख्या ऐसी थी जिनको हम लोगों को उस समय इसके साथ हम लोगों ने उस समय जोड़ा था। और बाद में तय हुआ कि अंत्योदय परिवार से जुड़े हुए जितने भी परिवार वंचित हैं उन सभी को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, BOC बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को
ये सुविधा उपलब्ध हो रही है जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जन के मन में जागरूकता के साथ साथ उसको जीने के लिए एक नई राह दिखाई है और हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता बढ़ी है। पहले वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा बता देगा। मैं शहर में जाऊंगा तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या बड़ा चिकित्सालय है, उसको बाहरी स्वरूप देख करके ये गरीब व्यक्ति डर जाता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोई भी है, और हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है, वह हर व्यक्ति वहां आज अपना उपचार बेझिझक करा सकता है। 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित होने के बाद बेझिझक वहां अपना उपचार करा सकता है। अगर यह श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। मैं इस अवसर पर जब हम 1 करोड़ नए लोगों को इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं, तो इन सभी योजनाओं के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी नए परिवारों को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि विजयादशमी के अवसर पर उनकी आरोग्यता की कामना करते हुए इस योजना उनके लिए और परिवार के लिए फलदायी हो, इसके लिए मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहा है। पहले देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स किए। 2004 के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर के 22 तक कर दी है। यानी 1947 से 1999, 2001, 2000 तक कुल 1 एम्स देश के अंदर था। 1 एम्स बन पाया था। सन 2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स पर कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की एक छोटी सी कार्यावधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। और 22 एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य, अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुझे याद है 1947 से 2016-17 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का राज्य है, सभ्यता और संस्कृति की आधार स्तंभ है। भारत की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हेल्थ के सेक्टर में कितना उपेक्षित करके छोड़ा हुआ था। मेडिकल कॉलेज सीमित संख्या में, 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें जहां पर हम अभी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए हैं, तो
बाकी सभी 49 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वर्तमान में खड़ा करने में पूरी तरह सफल हैं। उधर हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। और जो 16 जनपद हैं, इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक स्कीम निकाल दी है कि वहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिल करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। और उस दिशा में प्रदेश सरकार, यानी जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा राज्य सरकार का, तब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। और इस लक्ष्य के दिशा में एक नया प्रयास वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इसकी अहमियत क्या है? तो अहमियत इसकी यही है कि अगर हमारे पास 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम कहां ठहरते, कहां लोगों को एडमिट करते, कहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो केवल कोरोना उपचार के लिए हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर न केवल उनको यहां पर कोविड के लिए तैयार किया, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उतना मैन पावर भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब यहां पे 6 मार्च को पहला उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का पहला पेशेंट सामने आया था, पहला पॉजिटिव केस आया था, हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। हमें एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था, पेशेंट को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, नोएडा में आए थे इसके बाद उनको भी वहीं भेजना पड़ा था। और हमारे पास पहली टेस्ट लैब स्थापित हुई थी केजीएमयू लखनऊ में, और ये हुई थी 23 मार्च 2020 को, जिसमें केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे। उस समय हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं स्वास्थ्य विभाग से कहता था कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी। हमने कहा इसको 72 को आगे बढ़ाइए। कहते साहब 72 पर्याप्त है। मैंने कहा नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसको तत्काल पहले 100 कर दीजिए। 100 जिस दिन हुआ मैंने कहा इसको 1000 तक पहुंचाइए। कहा कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, पढ़ाइए। 1000 हुआ, हमने उसी दिन कहा इसको 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 हुआ, मैंने कहा इसको 25,000 तक पहुंचाइए। कहते आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता आवश्यकता पड़ेगी, अभी आप देखना। और पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। टेस्ट यानी ट्रेस है, टेस्ट है, ट्रीट है, एंटी का है। ये 4T का जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये 4T होंगे, इसका पालन करोगे तो कोरोना वैसे ही छूमंतर होगा जैसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य में है। मैं आज सुबह में 25 मार्च 2020 से लगातार कोविड के लिए पहले लहर में हम लोगों ने, फर्स्ट वेव में हम लोगों ने टीम 11 गठित की थी, और सेकेंड वेव में टीम 9 गठित की थी। मुझे लगता है कि बहुत कम दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन मैंने इस बैठक को न लिया हो। शेष हर दिन हमारी ये बैठक, आज भी हमने सुबह ये बैठक ली है। सुबह 10 बजे ही टीम 9 से सभी सदस्य मिले, आधे घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन हर एक विभाग क्या करता है, ये केवल हेल्थ का काम नहीं, हेल्थ विभाग ही इसमें अकेले काम नहीं करेगा, उसमें सभी विभागों ने मिलकर काम किया। एक टीम वर्क है ये, एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे। और यह मॉडल हम लोगों ने पहले अपनाया था 2017 में इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए। इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के 38 जनपद थे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद तो ऐसे थे जहां पर मध्य जुलाई से लेकर मध्य नवंबर तक 1500 से लेकर 2000 बच्चों की मौत होती थी। 1500 से 2000 बच्चे मरते थे उससे। लेकिन हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति 2017 के पहले राज्य सरकार की रुचि नहीं थी, पेयजल उपलब्ध हो, शुद्ध पेयजल हो, इसके में भी रुचि नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद जब इस 2 पर ध्यान देते हुए
अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई है। कन्वर्जेंस में और एक टीम वर्क में कितनी ताकत है। पहला मॉडल हमारा खड़ा हुआ था इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, इन दो योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने का परिणाम क्या रहा। हमारे विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, बाल विकास और पुष्टाहार, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन और समाज कल्याण विभाग, इन सभी ने मिलकर के जब काम प्रारंभ किया, लोग कहते थे ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्या करेगा। हमने कहा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ साथ शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराएगा। नगर विकास, स्वच्छता पे ध्यान दें, हर घर में शौचालय हो, जो वंचित हैं उनके शौचालय बन जाए, खुले में शौच से मुक्त रखिए। परिणाम आज आप देखते होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रहता था। इस समय मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पे होती थी। जो कि मरने वाला वहां पे उस समय गरीब था, कमजोर तबके का व्यक्ति था, कोई नहीं पूछता था। मीडिया की सुर्खियों की भी खबर नहीं बनती थी। मुझे याद 2017 में जब हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का अभियान कुशीनगर से प्रारंभ किया, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम स्वच्छता अभियान के साथ शुरू किया और उन परिवारों को साबुन वितरित किए। तो मीडिया 3 दिन तक मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया था, देखो गरीबों का अपमान कर रहे हैं। यानी हम साबुन वितरित कर रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और हाथ धोएं, आप कहीं जा रहे हैं कोई चीज छूते हैं तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दलों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाया था कि देखो गरीबों का अपमान हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य था कि हमें इंसेफ्लाइटिस को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम लोगों ने इसको पूरी तरह रोका है, और इंसेफ्लाइटिस आज के दिन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 38 जनपदों में एकदम ना के बराबर है, पूरी तरह समाप्ति की ओर है। एक मॉडल जो खड़ा किया, वही मॉडल जब कोरोना की आहट हो गई तो हम लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, अब कोरोना आ ही गया है तो हमको भी अपने यहाँ एक टीम, अंतर विभागीय समन्वय टीम बनानी पड़ेगी। और उसके लिए हम लोगों ने टीम 11 पहले चरण में गठित किया, दूसरे चरण में उसको टीम 9 में बदल करके, और लगातार टीम, मैं यहाँ पर हूँ नहीं हूँ, वो टीम बैठती है और आपसी समन्वय के माध्यम से कहाँ पर क्या हो रहा है, किस विभाग के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो लगातार मेरे पास उस पूरी समरी उसकी आ जाती है। लेकिन मैं जब लखनऊ में हूं तो मैं स्वयं इसकी समीक्षा लेता हूं, समीक्षा करता हूं। आधे घंटे के लिए बैठते हैं, लेकिन बैठते जरूर हैं, और बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो जाती है। उस समय इस टीम ने बेहतरीन कार्य किया है। हर एक स्तर पर हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था, खासतौर पर आप देखे होंगे जो अभी यहां पे प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी कह रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिकों का। ये प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, इनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना। उससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए हमारे 15,000 बच्चे कोटा में कोचिंग कर रहे थे। लॉकडाउन अचानक लागू होने के बाद उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, उनको कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 15,000 बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए, यह भी एक चैलेंज था। और उन सभी को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, भारतीय रेल और भारत सरकार के सहयोग से सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग कराना, उनके लिए उस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, परंपरागत उद्यम के साथ साथ उनके उस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को वहां पर लागू कराना, बैंकों के साथ जोड़ करके बैंकों से उनको लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलते रहे, अलग अलग विभाग अपना काम करता था। ऑक्सीजन की क्राइसिस न हो, प्रयास किया गया।
लेकिन महामारी है, महामारी के दौरान समस्याएं आ रही थी। गृह विभाग के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई। ऑक्सीजन एक एक टैंकर में कहीं कोई छीना झपटी ना हो, आगे पीछे पुलिस की पेट्रोलिंग चलती थी। टैंकर को उसके गंतव्य तक पहुंचाना, गंतव्य तक पहुंचाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन की ऑडिट की व्यवस्था हो। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य जो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट का आदेश कर दिया तो उनकी डिमांड भी आधी हो गई। यानी इस क्राइसिस में भी और महामारी की इस क्राइसिस में भी वे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन लोगों से कहा गया कि नहीं, आप इसका पालन करिए, हम पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे। भारतीय वायुसेना के विमान उपलब्ध कराए गए, भारतीय रेल के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर आने लग गए, विभिन्न उद्योग जगत ने मुक्त हस्त से इसमें सहयोग किया। जो रिजल्ट सामने आए, हमने बहुत शीघ्र उसको नियंत्रण भी उसको प्राप्त किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उत्तर प्रदेश को पीएम केयर से 127 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हुए, उसमें से 124 हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में अब तक लगा चुके हैं। कुल 549 यानी लगभग 549 ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रदेश के अंदर लगने हैं, जिनमें लगभग हम लोग 497 ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुके हैं। और ये ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने उद्योग धंधों को पूरी तरह लॉकडाउन के कारण पहले चरण में बंद किया था 2 महीनों के लिए, लेकिन लगा कि नहीं, जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया कि जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। सेकेंड वेव में हमने कहा कोई उद्योग बंद नहीं होगा, कोई कार्यालय बंद नहीं होगा, हर एक जगह कोविड हेल्प डेस्क बने, कोविड केयर सेंटर भी बने, जहां 5-10 से कम कर्मचारी हैं वहां कोविड हेल्प डेस्क बनाए, इंफ्रारेड थर्मामीटर रखें, पल्स ऑक्सीमीटर रखें, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखें। जहां पे 10 से अधिक कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए कहा गया कि वह कर्मचारी और श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बेड्स भी रखेंगे। अगर उनके पास 25 तक कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं तो वह कम से कम 2 बेड का कोविड केयर सेंटर वहां स्थापित करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखें, हेल्प डेस्क भी बनाएं। वहां पे उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, इन मास्क होने चाहिए। आपके पास ठीक है तो बताइए, नहीं तो हम राज्य सरकार से उपलब्ध कराते हैं, सीएसआर से उपलब्ध कराते हैं। और हर एक विभाग ने, औद्योगिक विकास विभाग उसको देख रहा था, एमएसएमई अपने विभाग को देख रहा था, जो बाहर से आने वाले श्रमिक हैं या प्रदेश के अंदर भी जिसको अपने स्वयं के कारोबार को आगे बढ़ाना है। पीपी किट की क्राइसिस हुई, एमएसएमई विभाग ने पीपी किट बनाना प्रारंभ किया, क्वालिटी की जांच करने के लिए यहां पे कमेटी गठित कर दी गई। ये सभी चीज एक साथ होते गए, लेकिन प्रेरणा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। इंटरेक्शन जिस रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस रूप में मार्गदर्शन किया, एक एक चीज के बारे में व्यापक अध्ययन के बाद नीति आयोग से डॉक्टर विनोद पाल जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिस प्रकार की गाइडेंस होती थी, यूपी ने उसको अक्षरशः पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाया और इसके कारण उत्तर प्रदेश अपना एक नया मॉडल खड़ा करने में सफल हुआ कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का बेहतरीन चुनौतियों यानी तमाम चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन मॉडल दे सकता है। और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहां पर उसको लागू किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था, जिसको वो चाहते थे, जिस तर्ज पर चाहते थे, हम लोगों ने इसी तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं आज सुबह की बैठक में देख रहा था, कुल प्रदेश के अंदर आज 13 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं, 75 जनपद हैं, हमारे लगभग 40 जनपद ऐसे हैं जहां कोविड का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, यानी कोई एक्टिव केस नहीं है। आज 38 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक भी कोविड पॉजिटिव का केस नहीं आया, लेकिन जो 13 केस आए हैं पॉजिटिव, मैं आज सुबह उन्हीं को देख रहा था, कहां से आए हैं तो पता लगा कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई केरल से आया है,
कोई कोलकाता से आया है, वहीं से आए हैं और उनको हमारी जो टीम काम कर रही है अभी भी लगातार 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने गठित की। ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में 69,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी 69,000 ग्राम पंचायतों में 10 से 12 सदस्यीय टीम हमारी काम कर रही, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, वहां के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, इन सबको मिलाकर के राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के कर्मी, ये सब मिलाकर के 11 से 12 सदस्यीय टीम वहां पे रहती है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम भेज करके उनका टेस्ट करवा लेना, ये सभी काम एक साथ प्रारंभ हुए। 72,000 टीम को हम लोगों ने समय से, यानी फर्स्ट वेव के समय ही हम लोगों ने उन्हें इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर ये सभी उपलब्ध करवा दिए और ये लगातार चलता रहा। सेकेंड वेव के बाद जब डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल का ही पहले एक बार आया कि थर्ड वेव तो आकर के रहेगी, हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना। नीति आयोग ने भी कहा कि थर्ड वेव आएगी, सभी लोग चौकन्ना रहिए। और थर्ड वेव की चपेट में मुझे लगता है डॉक्टर विनोद पॉल जी का ही आया कि थर्ड वेव की चपेट में संभवतः बच्चे ज्यादा आ सकते हैं चपेट में, क्योंकि जो ट्रेंड अब तक देखने को मिला है, पहले में बुजुर्ग, सेकंड में युवा, थर्ड में बच्चे। तो इसको देखते हुए हमारी टीम ने विचार किया, हमने यहां पे एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की और हम लोगों ने जून में ही बच्चों की भी, यानी 1 से लेकर के 5, यानी 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18, इस एज ग्रुप को भी 4 वर्गों में विभाजित करके उनकी मेडिसिन किट भी हम लोगों ने गांव-गांव तक और हर मोहल्ले तक पहुंचाने का काम अपनी निगरानी समिति के माध्यम से किया। और मेडिसिन किट आज भी हम दे रहे हैं, आज भी वो कार्य चल रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ एक एक जगह की स्क्रीनिंग करना, एक एक जगह कार्य करना। हमने सभी उद्योग चलाए, हमने खेती बाड़ी का काम हमारा निरंतर चलता रहा, प्रोक्यूरमेंट का काम भी चला, एक भी गतिविधि को हमने रोकने नहीं दिया, लेकिन सतर्कता पूरी बरती, हर स्तर पर सतर्कता बरतने का भी काम किया। और आज जो कोविड के मामले आ भी रहे हैं, वे कोविड के मामले वे आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आने वाली, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, उनको तत्काल वहीं पे कैच करके उनकी जांच कराई जाती है। और लेकिन हमें अभी भी सतर्क तो रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर विनोद पॉल जी ने कहा कि पता नहीं कब ये आ सकता है और इस सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि पर्व और त्योहार में लोग फिर अपने गांव घरों की तरफ आएंगे, उस समय सतर्कता बहुत आवश्यक है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए। उत्तर प्रदेश अब तक 8 करोड़ से अधिक तो टेस्ट कर चुका है और उत्तर प्रदेश में अब तक 11.5 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे पास भी है। हम केवल, मैंने टीम को कहा, मैंने कभी स्वास्थ्य विभाग, इन्होंने कहा साहब 5 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन कर सकते हैं। मैंने कहा यूपी जैसे स्टेट के लिए 5 लाख बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। इन्होंने 10 लाख तक पहुंचाया, मैंने कहा 10 लाख से भी काम नहीं चलेगा। लोग 15 तक पहुंचे, मैंने कहा 15 से काम नहीं चलेगा। मुझे याद है उस दिन मध्य प्रदेश 20 लाख किया तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप लोग 30 लाख पहुंचे, और ये 30 लाख पहुंचे तो मैंने कहा इसको 40 लाख तक पहुंचा ही दीजिए आप। और मुझे याद प्रसन्नता है कि एक दिन 39 लाख टेस्ट भी यूपी ने किया है। हमारे पास क्षमता है, हम प्रतिदिन 40 लाख टेस्ट, 40 लाख लोगों को वैक्सीन देने का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विकसित किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भी जाता है, मुझे, मैं हर तबके के व्यक्ति से मिलता हूँ, मिला भी हूँ, हर व्यक्ति कहता साहब हम लोग जहाँ गए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी व्यवस्था हमें सरकारी व्यवस्था में देखने को मिली। आते हैं वहाँ पे, पहले उनको वहाँ पर रिसीव करने के लिए लोग रहते हैं, उनको बिठाया जाता है एक वेटिंग एरिया में, जैसे उनका नंबर आता है उनको वैक्सीन देने के बाद फिर ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठते हैं आराम से। किसी को अखबार पढ़ना है, किसी को कोई आवश्यकता, वहाँ बैठ करके आधा घंटा वेट करके फिर वे लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। और
बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। पर्व और त्योहार आ रहे हैं, अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बाहर से अतिथि आएंगे, लोग अपने गांव और घरों के लिए आएंगे, उसमें अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता हम सबको पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हर एक तबके के व्यक्ति को इसके बारे में बहुत ही सावधान होना होगा। मैं IIT कानपुर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं, आप जो भी करते हैं उसको आने वाले समय के लिए भी रखिए, सजो करके रखिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए। और मैं इस टीम से कहता था कि आप अपनी उसको डॉक्यूमेंट तैयार करिए। इसका कैसे हो सकता है? मुझे याद है फर्स्ट वेव के समय जॉर्ज हॉकिंस विश्वविद्यालय ने हमारे इस पूरे प्रवासी कामगार और श्रमिकों के मॉडल को अध्ययन किया था, और सेकेंड वेव में IIT कानपुर इसके लिए तैयार हुआ। IIT कानपुर ने इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास किया है। मैं IIT कानपुर के निदेशक और उनके साथ यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जो अपने द्वारा जो आंकलन किए जाते थे, जो बातें कही जाती थी, वह कभी अनुकूल होती थी, कभी प्रतिकूल दिखती थी, कभी हम लोगों को सुकून देती थी और कभी हम लोगों के मन में एक भय भी पैदा करता था क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क होकर लड़ते थे कि नहीं, हमें लड़ना है इस कार्यक्रम के साथ, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, IIT कानपुर ने और उनके साथ जुड़े हैं BHU से, प्रयागराज से, लखनऊ से, एक अच्छी टीम उनके साथ इस पूरे अध्ययन के साथ जुड़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए ये मॉडल वर्तमान समय के लिए कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए देश के अन्य राज्यों के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। और मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करें कि हर एक, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हर जनप्रतिनिधि को जरूर भेजें, हर जिले को भेजें जो ये इसकी प्रतियां, लेकिन देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ साथ हर राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी ये इसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगर इसमें कुछ भी हम लोग उत्तर प्रदेश का ये मॉडल देश के अंदर लोगों को राहत दे सकने में योगदान दे पाएगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प हर एक व्यक्ति को जीवन और जीविका बचाने की जो एक कवायद है, सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और IIT कानपुर ने उसको अपने इस डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण, इस शोध प्रबंध के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कोविड संग्राम, यूपी मॉडल, नीति, युक्ति और परिणाम, इस विषय से संबंधित जो यहाँ पर आज इन 2 यूपी मॉडल से संबंधित पुस्तकों का, उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन का आज यहाँ पर एक साथ विमोचन हुआ है। मैं इसके लिए IIT कानपुर को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोग जो अंत्योदय कार्ड धारक थे और आयुष्मान भारत से वंचित थे, वे सभी लोग आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। समय से इस अभियान को आगे बढ़ाएं। गोल्डन कार्ड तेजी के साथ आगे करने की आवश्यकता है। जो हमारा हर रविवार के दिन आरोग्य मेला लगता है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर उस व्यक्ति को जो इस योजना से आच्छादित होना चाहता है उसका गोल्डन कार्ड जरूर बने। यद्यपि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ फ्री में उपचार की सुविधा है और इसी लालच से बहुत सारे लोग अपना गोल्डन कार्ड नहीं बनाते, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बनाना चाहिए और उस सुविधा के साथ जुड़ना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हमें इसका लाभ, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब एक साथ ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, एक कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश का पर IIT कानपुर का शोध प्रबंध और दूसरा अंत्योदय कार्ड धारकों को, जो 40 लाख से अधिक परिवार हैं,
जिनमें 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे, उन सभी परिवारों को आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मैं प्रदेश के अंदर हर एक स्थल पर जुड़े हुए उन सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबकी आरोग्यता की कामना करता हूं और इस योजना का लाभ ले सकें, इस विश्वास के साथ वे लोग अपने कार्ड यथा समय बना सकेंगे। और हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम के साथ जो जिले स्तर की है, विकासखंड स्तर की है, राज्य स्तर की, इसकी व्यापक समीक्षा करते हुए उन तक पहुंचाने का कार्य कर सकेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाने में और हर एक व्यक्ति को आरोग्यता के लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी की हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य माननीय श्री अतुल गर्ग जी से अनुरोध कर Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.